अरे सुन लो भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ लोकस फाइंड करने की शुरुआत की थी, है ना? ध्यान आ रहा है? तो जैसे उसमें एलिप्स और हाइपरबोला वगैरह की बेटा हमने बात की थी। तो मैंने बोला था कि अगर Z1 माइनस Z2 का कहीं मोड लिखा हुआ है तो वो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की। अब आगे जिस तरह भी इंटरप्रेट करना है, क्योंकि जब डिस्टेंस पता लग गई तो बेटा डिस्टेंस से रिलेटेड तो हमारे बहुत सारे लोकस है। जैसे कोई वेरिएबल पॉइंट Z हो, उसका 2 पॉइंट से डिस्टेंस का सम इक्वल टू कांस्टेंट है, तो क्या होता है? डिपेंड करता है कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो इलिप्स हो सकता है। ऐसे ही अगर कोई पॉइंट एक Z है, उसकी Z1 और Z2 से डिस्टेंस का डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट है, तो सामने वाले की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, हो सकता है कि वो हाइपरबोला हो, है ना? तो बेटा वो बस हमें बस इतना सा बेसिक सोचना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लिख करके उनका मोड लिखा हुआ हो तो वो उनके बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है भैया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात बताओ, अरे सुन लो भैया, अगर मैंने बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z ये इक्वल टू π/4 है, देन लोकस ऑफ Z क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल टू π/4, तो इसका लोकस क्या होगा? देखिए सुनिए भैया, सुनिए सुनिए, इसमें हमारे पास एक तो मैंने वो बता रखा है कि Z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई रख दें, लेकिन ध्यान रखना उससे एग्जैक्ट नहीं आता, उससे एग्जैक्ट नहीं आता, उससे लाइन तक तो आ जाती है ना? लाइन हो, सर्कल हो। जैसे मान लो मैं यहां की बात करूं, देखो मैं यहां की बात करूं, अगर मैं Z को x प्लस आयोटा वाई रखना तो बेटा एक इमरजेंसी केस है, जब कुछ समझ में ना आए तब करना है वो। तो पहले अगर हम समझने की कोशिश करें, इसने बोला Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट π/4 है। बेटा Z π/4 आर्ग्यूमेंट मतलब x एक्सिस से बनने वाला एंगल π/4 है, मतलब Z कहीं ऐसी जगह पर है, Z कहीं ऐसी जगह पर है जिसको अगर ओरिजिन से मिलाओ तो भैया ये एंगल π/4 है। ये कहने की कोशिश कर रहा है Z तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां 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 इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस लाइन पे कहीं भी Z हो उसका आर्गुमेंट π/4 होगा ना बेटा, क्योंकि Z इस पे कहीं भी हो, उस Z को आप ओरिजिन से मिलाओगे और वो लाइन यहां से π/4 एंगल बनाएगी, इसलिए तो π/4 आर्गुमेंट था। इसका मतलब इसका लोकस क्या हुआ? Z का लोकस क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन तो हुआ, y इक्वल टू x लाइन है ना, ये y इक्वल टू x लाइन तो हुई, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट उसका, क्योंकि अगर बेटा इसको पीछे आ गए लाइन पे तो बेटा फिर इधर Z हो गया तो इधर से काउंट होगा, इधर से देखा जाएगा नीचे की तरफ से, उसका आर्गुमेंट -3 π/4 हो जाएगा। तो समझ गए बेटा कि सिर्फ लाइन ही नहीं देखनी है, कई बार लाइन का जो स्पेसिफिक हिस्सा है वो भी आ जाएगा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, अभी सुन लो, अभी सुन लो। मैं ये बताना चाहता हूं कि Z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई से कितनी गलती हो सकती है, कितनी एक्यूरेसी में चेंज आएगा। अगर हमने एग्जैक्टली इसका मतलब पता था तो हम समझ गए कि Z को ओरिजिन से मिलाएंगे तो भैया उसका आर्गुमेंट π/4 करना है, मतलब Z को ओरिजिन से मिला के वो लाइन π/4 बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से। तो हम समझ गए कि y इक्वल टू x पे रहेंगे हम, और वो भी सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट पे, मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका लोकस हो गया, लोकस इज y इक्वल टू x लाइन, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट। लेकिन अगर बेटा मेथड 2 पे चलते हैं, मेथड 2 मैंने बोला था कि जब कुछ समझ में ना आए तो भैया Z को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दे, है ना। जब मैंने पुट किया बेटा तो यहां कितना हो गया, आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई का आर्गुमेंट इक्वल टू π/4। अगर इसका आर्गुमेंट π/4 है तो मैं समझ गया कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है।
तो मतलब ये जेड जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं, तभी तो आर्गुमेंट पाई बाय 4 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फॉर्मूला क्या है सीधे सीधे बेटा y upon x इक्वल टू tan इनवर्स उधर गया तो 10 पाई बाय 4 मतलब 1, मतलब क्या हो गया बेटा y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x लाइन तो आ गई, लेकिन फिर लॉजिक तो फिर भी लगाना पड़ा कि y इक्वल टू x अगर आपने नॉर्मली लिख दिया ना y इक्वल टू x लाइन, तो बेटा y इक्वल टू x लाइन तो इधर भी आ सकती है, इधर भी यहां पे निकल के आ सकती है। तो आपके हिसाब से तो ये हो गया ना पूरी लाइन हो गई, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना था जबकि हिस्सा। तो z को बाय x प्लस आयोटा y रखने से बस ये होता है कि जिस कर्व पे आप हो एग्जैक्टली वो तो आ जाता है, लेकिन अगर आपका लोकस उसका कुछ एक ही छोटा सा हिस्सा था, छोटा सा पार्ट ही आपका लोकस था, तो ये पता नहीं लग पाता, पूरा आ जाता है फिर वो। डिफरेंस समझ गए बेटा? तो ये z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y को अपना लास्ट ऑप्शन रखें। क्लियर है ना? आएगा, लेकिन ये नहीं पता लगेगा इसका कितना हिस्सा हमें चाहिए एग्जैक्टली, पूरा आ जाता है। तो लिख लीजिए बेटा इसको। आपका चेहरा थोड़ा नया नया सा लग रहा है, आप मतलब हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब पहले यहाँ पे थे आप 11th में, ध्यान आ गया। पहले आपका शक्ल थोड़ी सी चेंज हो गई है शक्ल है? नहीं बहुत लोग तो वो घर में रहे, बाहर नहीं निकले तो धूल मिट्टी नहीं लगी, फेयर एंड लवली वो लगाया होगा साथ में घर पे बैठे बैठे। सबको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले हैं इसमें, तो मतलब है ना बॉडी शॉडी बनाने के, जैसे हमारे रानी भैया। हाँ भाई है ना, मतलब समझ रहे हो आप? अरे पहले जो है ये मतलब ऐसे गोलू मोलू हुआ करते थे, अब जो एकदम स्मार्ट बॉय हो गए, तो इस तरह से मतलब इनकी वीडियो नहीं देखी शायद आपने? लिख लिया? समझ गए बेटा? तो x प्लस जेड को x प्लस आयोटा बाई से रिप्लेस करना, तो लास्ट ऑप्शन रखें, हो सके तो उससे पहले इंटरप्रेट कर लें। बेटा आगे चले, जैसे कभी कभी अगर आपको पास ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 1 प्लस आयोटा, मतलब जेड के माइनस में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो, तब बोले कि दिस इक्वल टू मान लीजिए 60 डिग्री, है ना, कुछ भी लिख सकता है वो। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दिया 60 डिग्री बोलो या पाई बाय 3 बोलो, कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो बेटा आर्ग्यूमेंट, पहले मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा था, तो मैंने क्या किया था, जेड को ओरिजिन से ज्वाइन करवाया था, उसका एंगल 60 डिग्री किया था। ये जेड माइनस 1 प्लस आयोटा, मतलब इसका मतलब होगा कि 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1,1 पॉइंट है, 1,1 पॉइंट है। जेड कहीं भी इस तरह से मूव कर रहा है कि जेड को इससे मिलाया, तो ये जो है वो आगे जाके कहीं 60 डिग्री एंगल बना रहा है। सही, जरूरी नहीं ओरिजिन में मिलेगा, वो कहीं भी हो सकता है। जेड और 1,1 को ज्वाइन करने वाली लाइन 60 डिग्री एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस से। तो बेटा ये लाइन तो हम समझ सकते हैं इधर कहीं भी हो सकता है, उधर की तरफ, है ना, भाई जेड आगे की तरफ कहीं भी हो सकता है ना, उधर 60 डिग्री बनाएगा। तो बेटा ये लाइन क्या होती है, तो 60 डिग्री बनाती है। भाई इसका स्लोप कितना हो गया, स्लोप, तो बेटा इसका मतलब हो गया कि 1,1 से पास होती है ये लाइन जिसके ऊपर जेड है, और √3 स्लोप है।
तो y माइनस वन इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस वन, मतलब मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू √3x प्लस 1 माइनस √3। ये इसका लोकस हो गया। लेकिन क्या पता वो ऑप्शन में कुछ स्पेसिफिकली लिखे कि सिर्फ 1,1 के आगे वाला। समझ रहे हैं आप बात को? 1,1 के नीचे की तरफ इस लाइन पे नहीं हो सकता जेड, वरना डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी ना। वो पाई बाय इसकी 60 डिग्री की बजाय माइनस 60 डिग्री हो जाएगा वरना, है ना, या कुछ दूसरा, मतलब ये एंगल नहीं बचेगा। अरे क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें थोड़ा अच्छे से देखना आना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है। और अगर आप वही काम करोगे ना, यहां भी जेड की जगह पे एक्स प्लस आल्फा बाई रखोगे तो पूरी लाइन आ जाएगी आपके पास, आपको एग्जैक्टली पता नहीं लग पाएगा कि इस पॉइंट से आगे का लेना था। समझ गए? तो z माइनस z1 का आर्ग्यूमेंट लिखा हो तो इंटरप्रेट कर लेंगे। जो z और z1 में से भाई एक तो कांस्टेंट पॉइंट होगा, कांस्टेंट पॉइंट को मार्क करो, z को इस तरह से लो कि वो जो लाइन है z और इसको ज्वाइन करने वाली वो इतना एंगल बनाते हैं। क्लियर है? लिख लीजिए। कुछ भी समझ में ना आए तो बेटा पूछ लेना, अभी शुरुआत चल रही है इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कॉम्प्लेक्स नंबर में। कृपया बातें ना करें। लिख लिया? अब ठीक है। जैसे और देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपके पास लिखूं कि भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो 0 से π/4 है, देन जेड लाइज इन रीजन, ये किस रीजन में है? जेड कहां लाई कर सकता है? हाँ? कहां? देखिए, जेड का आर्ग्यूमेंट बोला है तो जेड कहीं भी बना के वो क्या यहां ओरिजिन को इससे ज्वाइन करवाना पड़ेगा, और ये एंगल की बात कर रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, मतलब है ना। इसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड में भी 0 to π/4, तो मैक्सिमम तो π/4 तक जा सकता है, मिनिमम 0 तक। तो जेड यहां कहीं भी हो सकता है ना, कहीं भी किसी को भी मिलाओगे यहां से तो बेटा π/4 से नीचे नीचे रहेगा। इसका मतलब हुआ कि y इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे नीचे रहना, यहां कहीं भी जेड रख लो अपना, y इक्वल टू एक्स और एक्स एक्सेस के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस रीजन में कहीं भी जेड लिख दो, उसको जब यहां से मिलाओगे तो π/4 से कम कम रहेगा, उसका 0 से π/4 के बीच में रहेगा आर्ग्यूमेंट। बेटा क्लियर है बात? तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस जेड लाइज इन द रीजन बिटवीन y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सेस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, y इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सेस के बीच में रहेगा ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बातें समझ में आ रही है बेटा? लिख लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें सर्कल, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके बाद हेडिंग डालना सर्कल। सर्कल की 3-4 तरीके की क्वेश्चन देखनी है यहां पे।
बेटा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैंने पेपर दिए थे वो मैथ्स के 100% पेपर कर चुके, जो मैंने दिए थे सारे आरटी लगा चुके? सारे नहीं लगाए? कब तक कर लोगे? 4-5 दिन और लगेंगे। करो उनको जल्दी कंप्लीट करो बेटा, ताकि मैं तभी तो बाकी के फिर से दे पाऊंगा। हाँ देखिए मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें मतलब अर्जेंट बेसिस पे करो बिल्कुल, है ना, क्लास नोट्स और वो आरटी बस। सुनो भैया अब बेटा मैं सर्कल की बात करता हूं यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा अंदाजा हो गया है आपको। अंदाजा दो चीजों का लेना था बेटा। इसमें जब से आपने ज्योमेट्री पढ़नी स्टार्ट की है, दो ही बातें ज्यादा दिखी, आर्ग्यूमेंट और डिस्टेंस। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग और दो नंबर के बीच की डिस्टेंस, मतलब Z1 माइनस Z2 का मोड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो उस पॉइंट को ऐसे ओरिजिन से मिला और बीच का एंगल की बात हो रही होती है आर्ग्यूमेंट में, है ना, एक्स एक्सेस और इसके बीच की दो बातें ही यूज करनी है हमेशा लोकस में। अच्छा बेटा अगर मैं बात करूं आपसे, सुन लो भैया, अगर मैं बात करूं आपसे Z माइनस Z नोड का मोड इक्वल टू R की, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखो मैंने बोला था जो Z लिखा हो वो वेरिएबल समझा जाता है, और Z के इंडेक्स में कुछ भी लिख दो, Z1 Z2 Z नोड, वो कांस्टेंट बन जाता है। तो Z माइनस Z नोड का मोड इक्वल टू R है, तो Z का लोकस क्या है? हाँ सर्कल, क्योंकि आपको दिख रहा है Z एक ऐसा पॉइंट है जिसका Z नोड से डिस्टेंस इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू है। सही बात है नहीं? तो ये तो बेटा फिर सर्कल पे लाई होता है, जब एक पॉइंट से फिर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाता है, तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा अगर किसी को ना भी समझ में आए, सुन लो, वैसे तो अब से आपको पहचानना शुरू कर देंगे आप लोग। अगर किसी को शुरुआत में नहीं भी दिख रहा था, आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मुझे दिया हुआ है Z माइनस 1 प्लस आयोटा का मोड इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मान लो बोलो ना, Z माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड इक्वल टू कांस्टेंट। आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, आपने क्या पुट कर दिया भैया? x प्लस आयोटा बाई पुट कर दिया आपने। क्या आ गया? x प्लस आयोटा बाई जब यहां पुट होगा ना तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 का आयोटा का मोड इक्वल टू 2। बेटा ये ऐसे हो गया ना, ऐसे इसका मोड लिया तो एक सर्कल दिख रहा है क्या, जिसका सेंटर क्या है 1,1 1,1, तो ये पॉइंट था, ये Z नोड जो था, है ना। और बेटा रेडियस क्या है 2 2, तो ये शुरू में लिख के दिया था इसने। इसका मतलब ये जो है Z माइनस Z नोड का मोड इक्वल टू R एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जबकि Z नोड क्या है? सेंटर है उस सर्कल का, और बेटा ये R क्या है? रेडियस है उसका। क्लियर है बात? बेटा बात को समझ गए आप लोग? ओके तो अब से कभी भी Z माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड इक्वल टू कांस्टेंट लिख दे तो हम समझ जाएंगे वो सर्कल है। Z के जो माइनस में लिखा हुआ है वो सेंटर है, और सामने जो लिखा हुआ है कांस्टेंट वो रेडियस है उसका, लिख लीजिए। और कभी नहीं समझ में आए तो बेटा Z को x प्लस अल्फा वाई पुट करके हमें तो दिख जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल दिखेगा साफ साफ। कोई दिक्कत है किसी को? चलते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन देखें इस पे। बेटा बातें नहीं। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं आपको दो सर्कल दूं, मैं उन दोनों सर्कल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस मांगू या मैक्सिमम डिस्टेंस मांगू तो आप बता देंगे क्या?
दो सर्कल्स के बीच की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा बेटा, अगर मैं दो सर्कल दूं आपको, एक पॉइंट, एक सर्कल और एक पॉइंट दूं, एक सर्कल एक पॉइंट, मैं बोलूं इस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस बताओ या इस पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, बता देंगे क्या? ओके, उसका थोड़ा यहाँ यूज होता है, देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसने बोला इफ Z1 सेटिस्फाई mod Z equal to 2 and Z2 satisfy Z minus 1 का mod इक्वल टू या Z minus 5 का mod इक्वल टू 1। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो नहीं दिख रहा उसको मैं नीचे फिर से लिख रहा हूं, Z minus 5 का mod इक्वल टू 1। Z2 satisfies Z minus 5 का mod इक्वल टू 1, देन Z1 माइनस Z2 की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको, एंड Z1 माइनस Z2 के मोड की मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है आपको। आप 1 मिनट सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ना हो पाए तो। देख लेते हैं। देखिए बेटा, इसने बोला Z1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी आपको एक मोड इक्वल टू कॉन्स्टेंटली दिखे ना, तो समझ जाना सर्कल है। बेटा Z का मोड इक्वल टू 2, मैं ऐसे समझ लूंगा ना, Z माइनस 0 का मोड है वो, तो सेंटर क्या हो गया 0 0, रेडियस है 2, मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और भैया रेडियस 2 है और रेडियस इक्वल टू 2। बेटा तो Z1 इसके ऊपर लाई कर रहा है कहीं, है ना, इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। अच्छा Z2 बेटा इसको, इस पे कहीं Z1 है, Z2 बेटा इस पे लाई कर रहा है, ये भी तो एक सर्कल है ना, Z माइनस 5 का मोड इक्वल टू 1, इसका सेंटर क्या है Z माइनस 5 का मोड का इक्वल टू 1 का 5,0 है ना, जो Z के माइनस में लिखा होता है वो सेंटर होता है। तो बेटा 5,0 इसका सेंटर है, रेडियस कितनी है बेटा 1, ये R2 इक्वल टू 1। कोई दिक्कत इसमें? अब बेटा मुझे ये बताइए आप कि ये जो है इसके, अगर मुझे Z1 इस सर्कल पे है, Z2 इस सर्कल पे है, मुझे Z1 माइनस Z2 मिनिमम बोला गया, मतलब Z1 और Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बोली गई। इसका मतलब दोनों सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बोली गई ना बेटा, दोनों सर्कल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बेटा यहां से यहां होगी ना मिनिमम डिस्टेंस, तो ये, तो बेटा दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस कर दो दोनों की, तो ये बच जाएगी ना मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां वाली, यही दिख रही है दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस। तो C1 C2 माइनस, इसका मिनिमम वैल्यू हो गई बेटा C1 C2 माइनस R1 माइनस R2। सेंटर के बीच की डिस्टेंस मुझे 5 दिख रही है, एक की रेडियस 2, एक की रेडियस 1। और बेटा ऐसे ही अगर Z1 माइनस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू मांगी तो दोनों सर्कल के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस बोली गई। बेटा सबसे दूर की डिस्टेंस कौन सी है, जब यहां से यहां की डिस्टेंस लो, इधर से इधर तक की, सही बात है नहीं? तो बेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इधर को इसकी रेडियस जोड़ दो और इधर को इधर इसकी रेडियस जोड़ दो, टोटल हो जाएगी सबसे दूर वाली डिस्टेंस दोनों सर्कल के बीच में, C1 C2 प्लस R1 प्लस R2, मतलब ये हो गया बेटा 5 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 8। समझ रहे कैसे इंटरप्रेट करना है? जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मोड मांगे तो मतलब उनके बीच की डिस्टेंस मांग रहा है ना? मिनिमम बोल दे उसको तो मिनिमम डिस्टेंस मांग रहा है बीच की, मैक्सिमम बोल दे तो मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है उनके बीच की। तो
सर्कल का काफी यूज करता है वो क्वेश्चंस में। लिख लिया भैया? आगे चले। अच्छा बेटा ये बताइए मुझे, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोलता, इफ जेड सेटिस्फाई द रिलेशन 2z माइनस 1 माइनस 2 आयोटा का मोड इक्वल टू 5, देन फाइंड z माइनस 5 प्लस 2 आयोटा या 3 आयोटा, इसकी मिनिमम वैल्यू मांगी मुझसे। मतलब अब 2 सर्कल नहीं दिए उसमें। हाँ बेटा बताइए, देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये z माइनस एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड इक्वल टू कांस्टेंट हो तो सर्कल होता है, लेकिन z माइनस ये 2 कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से। इसमें 2 आ रहा है ना, 2 को पहले कॉमन ले लो ताकि z माइनस समथिंग दिखे। 2 कॉमन लिया बेटा, 2 बाहर आ गया, ये ऐसे हो गया। तो z माइनस 1/2 प्लस आयोटा इक्वल टू 5/2। कोई दिक्कत है इसमें? अरे ठीक है। अच्छा बेटा, ये सर्कल हो गया ना जिसका सेंटर क्या है 1/2, 1 और बेटा इसकी रेडियस क्या है 5/2। क्लियर? तो z इसके ऊपर कहीं भी है ना, z इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कहीं भी है z। और देखिए बेटा, अब जैसे मान लीजिए इसने बोला कि इसकी मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये बेटा z माइनस 5 माइनस 3 आयोटा, ऐसे इसका मोड है ना। इसका मतलब ये बेटा 5 कोमा माइनस 3 से z की डिस्टेंस है ना, तो इसकी क्या वैल्यू बतानी थी मिनिमम। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है बेटा कि z इसके ऊपर कहीं भी है, इस सर्कल के ऊपर ये पॉइंट कहीं भी है 5 कोमा माइनस 3, तो वो ये कहने की कोशिश कर रहा था बेटा कि इस z और इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस बताओ। मतलब इस पॉइंट की इस सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस बताओ। सही बात है नहीं, z सर्कल के ऊपर है तो मतलब सर्कल, और z की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस मतलब सर्कल की इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस बतानी है।
तो बेटा इस पॉइंट की सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कैसे देते थे आपको याद है? जैसे ए था या सी था तो AC माइनस आर हो जाती थी ना बेटा मिनिमम डिस्टेंस। ध्यान आ रही है? इसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल के पॉइंट की मानिया से रेडियस कर देते थे। तो बेटा सेंटर से डिस्टेंस निकाल दीजिए इसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, माइनस रेडियस, ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछता तो AC प्लस आर हो जाती थी। ये बात क्लियर हो रही है नहीं? तो मतलब मोड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस लिख के मोड लिखे, मतलब उसका मतलब डिस्टेंस है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस मांगी है। आगे चलते हैं ना, लिख लिया सभी ने? अच्छा एक बात बताना, जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता है, इसमें z माइनस 5 प्लस 3 आयोटा की जगह पे, मतलब इसकी जगह पे ना मोड z की, सिर्फ मोड z लिखता है, मोड z की मिनिमम डिस्टेंस बताओ। आप क्या बताते? इसका मतलब आप क्या समझते कि मैं इतना हटा देता हूँ, ये इधर हटा देता हूँ, मतलब मैं मोड z की मिनिमम वैल्यू मांग रहा हूँ, मोड z की मिनिमम वैल्यू, तो मतलब मोड z मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस z, तो z की ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस मतलब है ना, मतलब सर्कल की ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस, समझ गए? तो मोड z बोले मतलब z की ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस। क्लियर है बात? बेटा बातें नहीं। अच्छा थोड़ा सा और दूसरा तरीका सोचते हैं सर्कल का। बेटा बातें नहीं, सर्कल बहुत सारे तरीके से दिख सकता है। देखिए आपने ऐसे देखा क्या सर्कल को? ऐसे है? अच्छा इसका स्क्वायर करो दोनों साइड। किसी के मोड का स्क्वायर मैंने ऐसे बोला था क्या? मोड का स्क्वायर हो तो जेड जेड बार लिख सकते हो उसको। किसी का मोड आपके पास हो, उसके जेड और जेड बार में रिलेशन चाहिए हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उसका पहले स्क्वायर कर दें उसके मोड का, फिर ये लिख दें उसकी जगह पे, है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई कर लो जेड जेड बार, और क्या आ रहा है माइनस इसका बार इंटू जेड माइनस जेड जीरो जेड बार। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो जेड बार इंटू जेड, मतलब फाइनली ऐसे बन जाएगा, ऐसे इसका मोड का स्क्वायर। सही है बेटा? एक बात बताना बेटा, ये जो जेड है, जेड नोड है, बातें नहीं बेटा, ये जो जेड नोड है ये तो कोई कांस्टेंट होगा ना, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जेड नोड का मोड भी एक फिक्स नंबर होगा, आर भी कोई कांस्टेंट है, फिक्स नंबर होगा, तो ये ओवरऑल तो ये कांस्टेंट दिखेगा ना ये फाइनली, मतलब ये ऐसा दिखता है बेटा, जेड जेड बार समथिंग इंटू जेड, फाइनली मैं लिखूं तो समथिंग इंटू जेड, लाइक मैं लिख दूं अल्फा जेड प्लस अल्फा का बार, अच्छा यहां लिख दो अल्फा बार इंटू जेड, यहां लिख दो अल्फा इंटू जेड बार प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या हो गया? सर्कल का इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये बिल्कुल वही वाली बात है, मतलब मेरा मतलब हुआ जेड जेड बार वाला टर्म रहेगा, एक जेड वाला टर्म रहेगा, एक जेड बार वाला टर्म रहेगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म रहेगा, 4 टर्म रहेगा। भाई ये तो कांस्टेंट है ना, अल्फा अल्फा और अल्फा बार, तो लाइक 1 प्लस आयोटा 2 3 4, तो कांस्टेंट तो इनटू में ही आ जाता है मजे में। मेनली क्या है? वेरिएबल क्या है? जेड जेड बार, जेड जेड बार और कॉन्स्टेंट, ये 4 टर्म है, तो मतलब वो एक सर्कल है। और आपको दिख भी रहा है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मान लो जेड को आपने रखा x प्लस आयोटा बाय,
आपने x प्लस आयोटा वाई रखा है, x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है नहीं? यहां से क्या आएंगी, x प्लस आयोटा वाई रखोगे तो x और y की टर्म आएंगी, यहां x प्लस आयोटा वाई का बार रखोगे, यहां से x y टर्म आएंगी, ये कांस्टेंट, तो फाइनली कोई इक्वेशन में क्या दिखेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर x वाली टर्म y वाली टर्म और सेंटर, तो वो सर्कल हो गया ना, तो क्या हो गया, वो सर्कल हो गया। तो अगर आपके माइंड में तो पहली बात सेट होना चाहिए कि z z बार और कांस्टेंट, ये चार टर्म है किसी कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन में, तो मतलब वो एक सर्कल है, सही है। और अगर आपको कंफ्यूजन है, आप नहीं समझ पा रहे, तो आप तो z को एक्स प्लस आयोटा बाई पुट कर दो, अगली लाइन में सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, सही है। अब बात आती है कि आप भाई जब कोई इक्वेशन दिखती थी तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि इसका सेंटर पता चले, सर्कल दिखते ही उसका रेडियस पता लगे, दो बातें तो पता लगनी चाहिए ना। तो या तो आप z को एक्स प्लस आयोटा वाई रख के और वो सर्कल की इक्वेशन आ गई, तब उसमें से माइनस जी माइनस को क्या बोल दोगे, सेंटर, रेडियस का फॉर्मूला आपको पता है, रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। और अगर आप सीधे निकालना सीख लो तो बड़ी अच्छी बात। सेंटर क्या था, सेंटर जेड नॉट था क्या, जेड नॉट सेंटर था, सेंटर था जेड नॉट सेंटर। अच्छा ये कंपेयर करो दोनों को, तो माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा है क्या, तो जेड नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा, मतलब जेड बार के जो इनटू में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है उसका माइनस लगा दो, तो क्या हो गया वो सेंटर, जेड बार के जो इनटू में लिखा हुआ है उसमें माइनस लगा दो तो वो सेंटर। ये बिल्कुल वही बात है जैसे x और y के आगे जो g और f लिखा होता था तो माइनस लगा देते थे ना, माइनस जी माइनस f वो सेंटर हो जाता। तो यहाँ का जेड बार देखो चार टर्म मिलेंगी, एक जेड बार कांस्टेंट, जेड बार के जो इनटू में लिखा तो माइनस लगा दो तो वही क्या हो जाएगा सीधे सेंटर। तो मतलब मैं यहाँ लिख दूं कि सेंटर क्या होगा इसका, जब इक्वेशन दिख जाएगी इसका सेंटर होएगा माइनस अल्फा, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अच्छा बेटा अब मैं बात करता हूं उसकी रेडियस की, बेटा अगर अल्फा माइनस अल्फा या अल्फा इसका सेंटर हुआ, माइनस अल्फा सेंटर हुआ, ऐसा हुआ कि नहीं, जैसे वहां होता ना g प्लस जी कोमा एफ होता था सेंटर, है ना, माइनस जी माइनस एफ होता था सेंटर, यहाँ माइनस अल्फा है, इसका मतलब उससे मैं रिलेट करूं तो अल्फा जी प्लस आयोटा एफ जैसा फील हुआ क्या भाई, माइनस जी माइनस एफ का सेंटर, यहाँ अल्फा माइनस अल्फा है तो माइनस से तो माइनस कंपनसेट हो गया माइनस जी माइनस एफ के और इसके, तो मतलब अल्फा वहां के जी कोमा एफ से कंपेयर हो रहा है, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में सोचो तो g प्लस आयोटा एफ वो क्या है यहाँ अल्फा है। रेडियस क्या होती थी वैसे, रूट जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा के मोड का स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी, रूट अल्फा के मोड का स्क्वायर माइनस सी। बिल्कुल वही है ना, क्या हुआ पूरे पे है भैया वो रूट, क्या हो गया, कंफ्यूजन है क्या? तो समझ गए बात को कि जब कोई इक्वेशन दिखे z इंटू जेड बार और कांस्टेंट ये चार टर्म हो तो समझेंगे आप कि ये क्या है भैया, एक सर्कल है, सही है। और इसमें जो जेड बार के इंटू में लिखा हुआ मिलेगा, जेड बार के जो इंटू में लिखा हुआ मिलेगा उसमें क्या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा सेंटर, और रूट के अंदर जो वो आपने अभी सेंटर लाया हो ना जो माइनस अल्फा, उसके मोड का स्क्वायर माइनस सी कर दोगे तो हो गया रेडियस। पहचान लोगे सेंटर और रेडियस, लिख लीजिए। इसे हम जनरल फॉर्म बोलते हैं। इसे बेटा हमने जनरल फॉर्म क्यों बोला, क्योंकि अगर यहाँ z को x प्लस आयोटा वाई रखा जाए ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f से थोड़ा रिलेट हो रहा है ना, जनरल वाली फॉर्म से रिलेट हो रहा है। हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत तो पड़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कुछ नहीं बेटा, लोगों का दिमाग खोलना था कुछ तो उल्टा सीधा चाहिए था।
है ना। आप एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लीजिए, सुनिए, मान लीजिए एक पर्सन, मान लीजिए आप है, ठीक है, आप एक कॉलेज पहुंचे, कॉलेज के बाद मान लीजिए कि आप जो है वहां से बीटेक के बाद आपने जीआरई वगैरह दिया, टोफिल दिया, आप जो है कहीं एमएस करने पहुंच गए इंडिया से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में। आप वहां पे एमएस के बाद क्या होता है, एमएस में जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको जो है कोई भी कंपनी उठा के रिसर्च के लिए लगा लेती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी ने, क्योंकि हर किसी में आर&डी डिपार्टमेंट होता है, हर कंपनी में जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। क्योंकि बेटा जब कुछ नया इनोवेट नहीं करेंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट कैसा बिकेगा, अगला प्रोडक्ट कैसे लाएंगे। तो मान चाहे सैमसंग हो, कोई भी हो दुनिया भर की, आपको एक कंपनी ले गई कि भैया इन्होंने एमएस का रखा है, एमएस का मतलब होता है कि अब आप साइंटिस्ट वाली लाइन में जाएंगे, ठीक है। एमएस के बाद आपने जब वहां आपको वो उठा के ले गए, अच्छा आपने क्या काम किया या कॉलेज टाइम में या तो आपने कोई रिसर्च छोटी मोटी कुछ किया होगा, या फिर वहां पहुंचे तो आपने कुछ एक दो जो है अच्छे से कुछ उन्हें नया कुछ इनोवेटिव करके दिया, है ना। अब मान लीजिए आपने इनोवेटिव करके दे दिया उनको, तो आपका, चलो आपका नाम रख दिया, हाँ ये सही है कि हमारे साइंटिस्ट है, ठीक है। आपको सैलरी देनी शुरू कर दी, है ना। मान लीजिए आपको जो है महीने के 10 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सैलरी है। इंडिया से बाहर खर्च, इंडिया में लाके साल के 10 लाख भी नहीं दे पाएंगे, है ना। वहां पे भले 10 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, क्योंकि वहां के हिसाब से जब डॉलर्स में खर्च होंगे ना, तो वो 4-4.5 लाख रुपए महीना का तुम्हारा रूम मिलेगा, है ना, इंडियन रुपए के हिसाब से। आप सुनो बात को, तो अब मुझे ये बताओ, इन्होंने अरे सुन लो, 2 इन्वेंशन किए, उसके इसका इनका नाम साइंटिस्ट ने पोस्ट दे दी, साइंटिस्ट वाली, है ना, आर&डी डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया पोस्ट। अब इनसे बोला चलो अब कुछ नया खोलो, 10 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं, अब बताओ क्या करेंगे ये। अब ये कुछ तो इन्हें करना है, सही बात है नहीं? अरे सही बात है, बनाइए, खुद में गंदा लगेगा यार, इन्हें लगेगा कंपनी मुझे निकालना है, कुछ कर ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे, एक दो भाई 2-4 महीने हो जाएंगे, तो कुछ नया करोगे, कुछ नया करो, चलो भाई मतलब कुछ भी उठा के इसको उसमें डालो, उसको उसमें डालो। तो मान लो अगर मैं मैथ की बात करूं, कोई मैथ के रिसर्च के लिए करने बैठा है तो कुछ तो करेगा, वरना बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, फालतू पैसे ले रहा, 2 साल बाद लात पड़ जाएगी इसको, तो है ना, वरना कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो बस ऐसे कोई बैठा होगा, पैसे मिल रहे होंगे, है ना, कुछ तो नया करना करके देना, वरना पैसा क्यों मिलेगा, उसे निकाल दिया जाएगा वहां से, उसकी पोस्ट से, है ना। तो बस उसे ऐसे कोई बैठ के दिमाग में चलो कुछ नहीं, चलो यार नेगेटिव का नहीं होता यार, नहीं गया चलो इसी पे कुछ काम कर, है ना। अच्छा अब उस पे कैलकुलेशन कैसे करोगे, सिर्फ इतना तो लिखेगा नहीं कि i²=-1, इतने से तो काम चलेगा नहीं। एक काम करो ना यार, इसमें क्योंकि दो जगह आती है ना, एक रियल वाली, एक इमेजिनरी वाली। अच्छा तो एक काम कर लो, इसको ना थोड़ा सा उसे उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिंक कर दो पूरे को, क्योंकि उसमें वो एक्सपोनेंट बाय होते हैं, 2 होते हैं। तो भैया वो जब पैसा मिलता है कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, और इसलिए नए नए इन्वेंशन होते हैं, है, नई नई चीजें निकल के आती हैं। तो समझ गए, वो कोई ऐसे ही रहा होगा बेचारा, उसे कुछ करना पड़ेगा, है ना। देखो आपको भी पता है कि जब भी कोई इन्वेंशन होता है उसकी जरूरत नहीं होती मार्केट में, जगह तो बाद में क्रिएट होती है। भाई पहले किसी को एक बात बताओ, जब कुछ नया होने वाला है, क्या दुनिया को पता है कि ये होने वाला है, इसलिए इसके लिए वैकेंसी क्रिएट करो, इसकी जरूरत है हमें नहीं। जब नया हो जाता है वो तो बाद में वैकेंसी बनाई जाती है जबरदस्ती उसके लिए। तो जब वैकेंसी नहीं है, वो जब आपको पता ही नहीं है कि जब किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, उसे क्यों बनाओगे, जब आपके पास खाली टाइम है, पैसा मिल रहा है। तो बस यही होता है और कुछ भी नहीं है ना। देखो लिख लिया, बेटा बातें नहीं, चले आगे चले। कुछ और देखें, अबे सुन लो भाई, ओए कुछ मतलब कुछ और देखते हैं, जैसे कि मतलब और क्या इक्वेशन हो सकती है सर्कल की। यहां आपने अगर ध्यान दिया हो, सुन लो भैया, एक बार डिस्टेंस का यूज किया, मतलब मोड का यूज किया, जेड नोट का मोड, डिस्टेंस का यूज करके हमने इक्वेशन देखी। फिर एक बार हमने सिर्फ जेड बार में ही इक्वेशन देखी, है ना, आर्गुमेंट का यूज करके नहीं देखी यार, है ना। अपन भी खाली बैठे हैं, कुछ करना ही है, चलो
आर्गुमेंट का यूज करते हैं इसमें कहीं, है ना। देखो नहीं, मतलब मैंने भी तो इस क्लास में पढ़ाने के लिए सैलरी ली है ना कुछ पढ़ाना ही पड़ेगा। देखो बात को, चलो सर्कल को ध्यान से देखते हैं। अब सुन लो भाई, सर्कल को ध्यान से देखते हैं। ये चलो कोई सेंटर है, ये कोई सेंटर है, इसका सेंटर को छोड़ो यार। अच्छा आपको क्या ये पता है क्या, ये पता है क्या जैसे कि ये Z1 हो और ये Z2 पॉइंट हो, तो बेटा Z इसके ऊपर कहीं भी भाग रहा हो सर्कल के ऊपर, वो क्या बनाएगा, इसके साथ कितना एंगल बनाएगा इन दोनों के साथ में 90। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इस 90 के बारे में लिख के देखते हैं। अगर मैं लिखूं Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। इसका मतलब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं वो देखना अगली लाइन में। इसका एक आपने फॉर्मूला देखा था याद है, समथिंग अपॉन समथिंग का आर्ग्यूमेंट हो तो बीच में माइनस लग जाता है। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z2 इक्वल टू 90 डिग्री है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा Z माइनस Z1 तो ये वाला है ना, ये ना Z माइनस Z1 तो सही है, और Z माइनस Z2 कौन सा है, ये वाली डायरेक्शन है ना बेटा। मैंने बोला वेक्टर की तरह ट्रीट करो, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हो तो वेक्टर की तरह ट्रीट करो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, अच्छा अच्छा, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट मतलब जैसे मान लो कहीं ना कहीं तो एक्स एक्सेस रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा, ये कहीं ना कहीं तो रहा होगा बेटा। इसका एंगल और इसका एंगल ये इनका आर्ग्यूमेंट होंगे भाई। इसका आर्ग्यूमेंट ये हो गया, इस वाले वेक्टर का आर्ग्यूमेंट ये हो गया। इनका जो डिफरेंस होगा वो 90 होगा क्या, आप आराम से एंगल देखोगे वो 90 निकलेगा उधर वाला, है ना। वो ट्रायंगल का एंगल का सम 180 वगैरह करोगे तो इसका मतलब फिट बैठ गया क्या, ये बात सही है सर्कल के साथ सोचें तो सही है बेटा। तो मतलब ये क्या किसकी इक्वेशन हो गई, सर्कल की। अभी रुको थोड़ा सा, जरा रुको, ओए सुनो, और थोड़ा डीप में सोचते हैं इसके बारे में। बेटा ये माइनस 90 था, Z माइनस Z1 तो ये वाला डायरेक्शन है, ये एंगल छोटा दिख रहा है ना ये, और Z माइनस Z2 क्या है, ये एंगल बड़ा दिख रहा है। तो ये माइनस 90 पे सेटिस्फाई होगा ऊपर की तरफ रहा तो। हाँ नीचे की तरफ अगर Z रहता तो इस सर्कल पे नीचे की तरफ Z हुआ तो Z माइनस Z1 क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन। Z माइनस Z2 क्या हो गया, ये वाली डायरेक्शन। और नीचे की तरफ है ना तो नेगेटिव में ली जाएगी ना। तो जैसे एक छोटी सी बात सोचो, जैसे मान लो ये माइनस 45 डिग्री हुआ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 135 डिग्री। मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, बस डिफरेंस 90 होना चाहिए। तो क्या माइनस 45 डिग्री और माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री है। इसका मतलब नीचे फिट बैठ रहा है, एग्जैक्टली पाई बाय 2 बैठ रहा है इनका डिफरेंस। बात को समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये लिखा होता है ना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू पाई बाय 2, तो वो सिर्फ आधा, वो सिर्फ सेमी सर्कल होता है। तो अगर हम बस सर्कल के तो ऊपर ये सर्कल का हिस्सा है, अगर ऑप्शन में सिर्फ सर्कल है उस पर टिक मारेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली और जाना चाहे तो वो सिर्फ सेमी सर्कल को, आधे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो नीचे की तरफ लेना हुआ तो पाई बाय 2, और अगर ऊपर की तरफ का पॉइंट लूं मैं सर्कल पे तो क्या होगा, माइनस पाई बाय 2। क्लियर है बात। इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिप्रेजेंट्स सेमी सर्कल विद डायमीटर Z1 Z2। Z1 और Z2 को मिलाने वाला जो है भैया वो लाइन उसकी डायमीटर होगी। सही है। अगर मुझे कंप्लीट सर्कल चाहिए तो क्या करना होगा, मुझे प्लस माइनस पाई बाय 2 लिखना पड़ेगा। तो प्लस पाई बाय 2 एक तरफ का आधा दे देगा, माइनस पाई बाय 2 दूसरी तरफ का आधा दे देगा। तो दिस विल रिप्रेजेंट
कंप्लीट सर्कल, ये सेमी सर्कल, जबकि Z1 Z2 क्या भैया डायमीटर है। क्लियर है बात, लिख लीजिए। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस समथिंग अपॉन z माइनस समथिंग इक्वल टू एक एंगल लिखा हुआ हो तो वो क्या होता है, सर्कल का हिस्सा होता है। लिख लिया। अब जब सामने 90 डिग्री मैंने लिख दिया है, थोड़ा एंगल को बदल के भी देख लेते हैं। π/2 की जगह कुछ एंगल छोटा बड़ा करके देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा, है ना। क्या हुआ, लिख लिया। एंगल को बदल के देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, मान लीजिए कभी आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ गया z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू कोई थीटा, सुन लो भैया, कोई एंगल है और वो एंगल मान लो एक्यूट एंगल है। ठीक है बेटा, जैसे π/2 मैंने लिख के दिखा दिया आपको। अगर मान लो π/2 से थोड़ा छोटा एंगल लिखा हुआ जाए तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे। मान लीजिए ये है Z1, मान लीजिए बेटा ये है Z2। बेटा ये मान लो इसका कोई कोड है सर्कल का, ये कहीं सेंटर है। Z अगर कहीं भी ऊपर की तरफ हुआ इसके, Z माइनस Z1 माइनस Z माइनस Z2, क्या होगा बेटा ये, हाँ बेटा ये अंदर का जो एंगल है एक्यूट एंगल होगा क्या। आपको पता है ना बेटा, बड़ी वाली आर्क पे एक्यूट एंगल बनता है। अच्छा तो मैं थोड़ा सा, अरे सुन लो बेटा,
तो हमारे माइंड में थोड़ा सा ऐसी बात आई जैसे कि जेड माइनस जेड वन तो ये हो गया, जेड माइनस जेड टू मान लो ये हो गया, बीच का एंगल भैया इनका डिफरेंस जो है वही बात है ना, इनका डिफरेंस जो है एक्यूट एंगल है, तो वो मेजर ये बड़ी वाली आर्क आई होगी। अब ठीक है, अच्छा बड़ा वाला आर्क आया, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और सुनो बेटा, इसमें ऐसा भी होगा हमारे पास, अभी मैं थोड़ी देर के लिए पहले ऐसे करता हूं, मान लीजिए जेड वन इधर बना देता हूं, थोड़ा और आपको सही से समझा पाऊंगा मैं। जेड टू मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए इधर बना दिया, तो बेटा जेड माइनस जेड वन ये डायरेक्शन हो गई, कहीं मान लो एक्स एक्सेस हुआ कहीं भी, बेटा ये एंगल माइनस ये वाला एंगल है ना, यही है ना इससे बनाने वाला एंगल भाई, इसका इस वाली जेड माइनस जेड वन का एंगल माइनस जेड टू का एंगल, इस वाले का एंगल, दिस माइनस दिस ये वाला हो गया। तो यहां से तो क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि वो ऊपर मेजर आर्क पे हो गया। अच्छा थोड़ा नीचे की तरफ हुआ तो भी देख लें एक बार, मान लीजिए बेटा अगर जेड नीचे की तरफ होता, अगर जेड नीचे की तरफ होता, जेड माइनस जेड वन ऐसे होता, और बेटा जेड माइनस जेड टू ऐसे होता, सही है। अब मान लीजिए मैं इससे कंपेयर करूं थोड़ा सा, जरा इसको आगे बढ़ा के, जहां ये एक्स एक्सेस को मिल रहा है, बेटा बात है नहीं, नीचे की तरफ है तो एंगल तो नेगेटिव में ही रहे होंगे दोनों के। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि मान लीजिए अगर ये वाला एंगल मान लीजिए मेरे पास आ गया बेटा माइनस का 135 डिग्री, मान लीजिए ये वाला एंगल आ गया मेरे पास माइनस का 15 डिग्री, इनका डिफरेंस कितना हो गया, नेगेटिव में हुआ क्या, अच्छा माइनस 120 हो गया। तो बेटा अगर माइनस 120 हुआ तो इस वाले, यहां तो हमने सामने एक्यूट लिखा हुआ है ना, यहां तो हमने बेटा सामने एक्यूट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहां तो मैच नहीं कर रहा है कहीं भी, इससे रिलेटेड तो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां जो सामने एंगल लिखा हुआ होगा बेटा, अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक्यूट एंगल लिखा होगा, तो हमारा कौन सा पार्ट होगा सिर्फ उस सर्कल का, मेजर आर्क होगा सिर्फ। क्लियर है बेटा बात। तो मतलब हम ऐसा करेंगे, मैं इस रेड वाले को तो हटा देता हूं फिलहाल, सर्कल ही भाग गया क्या, मैं यहां लिखूंगा कि अगर थीटा एक्यूट है तो यहां जेड का जो लोकस है, या जेड लाइज ऑन मेजर आर्क ऑफ सर्कल, सही है भैया, अगर सामने एक्यूट एंगल हो तो। अच्छा और वेयर Z1 Z2 इज कोड ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बेटा अगर इसी तरीके से मैं इसको लिखूं जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू थीटा, और मैं लिखूंगा भैया थीटा की जो वैल्यू है वो पाई बाई 2 से लगा के कितनी है, पाई के बीच में, मतलब ऑब्ट्यूस है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, वो समझ रहे हो, वो नीचे की तरफ मतलब वो माइनर वाला आएगा, छोटा वाले आर्क पे बड़ा एंगल बनता है ना, तो मैं लिखूंगा कि जेड लाइज ऑन माइनर आर्क ऑफ सर्कल वेयर Z1 Z2 इज कोड। तो शायद अब आप जो है वो समझ गए होंगे कि बेटा कभी भी अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू लिख के 90 डिग्री लिखे तो सेमी सर्कल, एक्यूट एंगल लिखे तो बड़ा वाला आर्क, और ऑब्ट्यूस एंगल लिखे तो छोटा वाला आर्क सर्कल का, ठीक है। लिख लीजिए, मतलब पूरा हिस्सा नहीं होता, तीनों ही केस में पूरा हिस्सा नहीं होता, एक एक टुकड़ा होता है।
यार अगर इसमें 0 और 180 डिग्री हुए तो क्या होगा थीटा? हमने 0 और 180 डिग्री पे ओपन ब्रैकेट लिया है ना, 0 हुआ या तो थीटा या फिर 180 डिग्री हुआ तो क्या होगा? लाइन बन जाएगी, दिखाता हूं मैं लिख के। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, अरे वापस चला जाऊंगा, वापस सुनूंगा पहले। अगर यहां 0 लिखा या फिर पाई लिखा, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो 0 हुआ सामने, तो मैं ये लिखना चाह रहा हूं क्या कि दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। मतलब मैं लिखना चाह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, मैं ये लिखना चाह रहा हूं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कहीं भी z1 हो कहीं भी z2 हो, तो z इसी के ऊपर कहीं होगा, तभी तो z माइनस z1 की डायरेक्शन भी ये हो गई, और z2 ये z माइनस z2 की डायरेक्शन भी यही हो गई। तीनों कोलिनियर हुए ना, z माइनस z1 की भी वही डायरेक्शन, आर्ग्यूमेंट सेम मतलब डायरेक्शन सेम, z माइनस z1 की भी वही डायरेक्शन, z माइनस z2 की भी वही डायरेक्शन, तो तीनों एक ही लाइन पे होने चाहिए ना। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा कि लाइन को। बेटा अगर पाए हुआ तो क्या हुआ? जैसे मान लो z1 है z2 है, बीच में रहा होगा z, लेकिन है तो लाइन ही ना, क्योंकि देखो z माइनस z1 की ये डायरेक्शन और z माइनस z2 की ये डायरेक्शन, तो 90 डिग्री वो 180 डिग्री हो गया ना, एक की डायरेक्शन वो, एक की दूसरे की रिवर्स, 180 डिग्री का अंतर आ गया ना डायरेक्शन में। इसका मतलब इसमें भी लाइन रहेगी, बस दोनों के बीच में, यहाँ पॉइंट्स के बीच में रहेगा z, उसमें बाहर की तरफ रहेगा z, लेकिन रहेगा ये भी लाइन पे ही। तो मतलब मुझे बोलना चाहिए कि z, z1 एंड z2 लाइज ऑन सेम लाइन। मतलब z का लोकस क्या हो गया? एक लाइन हो गई, जो z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन है। चलो वापस यहां लिख रहे थे ना कुछ लोग, पहले ये लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये था, तो हमें समझ में आ गया कि 0 से 180 डिग्री तक के एंगल अगर सामने बदले जाए तो क्या क्या चेंज आता है। वहां तो मतलब ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है, इफ z satisfy this relation argument of z minus z1 upon z minus z2 equal to some angle, then z lies या locus of z is question mark, तो ऑप्शन में सर्कल वगैरह लिखे होंगे, या हो सकता है और वो एक्यूरेसी देख रहा हो, उसमें लिखा हो कि मेजर आर्क ऑफ सर्कल, माइनर आर्क ऑफ सर्कल, तो हमें डिटेल में पता होना चाहिए। हाँ आगे चले। कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं? यही वो पॉइंट है जिसके बाद से सर के ऊपर से उतरना शुरू हो जाता है ना, धीरे धीरे। हाँ फील आनी शुरू हो गई होगी। हाँ अच्छा अच्छा, कल भी है क्या मेरी क्लास? कल भी एंड वाली है क्या? कल स्विच कर लें क्या?
कल मेरी एंड क्लास हुई तो बताओ, है क्या सच में एंड है क्या? मेरी क्लास है ना? पहली जगह पे शिफ्ट कर दूं क्या, फर्स्ट वाले पे? मैं रात को मैसेज आ जाएगा बातें नहीं भाई, ओए सुन लो। तो ये लिखना, और देखिए इसमें लिखिए ना, 0 और पाई वाला लिखो। अभी तो बहुत कुछ है इसमें, और अभी सरकार में बहुत कुछ है, मतलब बाकी छोड़ो। किसी भी सर्कल में इसमें मतलब सिर्फ इसके इसमें 0 और पाई वाला नहीं बेटा, ये सर्कल का चक्कर ही नहीं है, लोकस है ही नहीं सर्कल, इसमें तो लाइन है। Z1 Z2 और को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही नहीं Z का लोकस, समझ गए? Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन ही Z का लोकस, इसमें सर्कल बनेगा ही। आगे चला भैया, तो सुन लो 5 मिनट की और बात है। वो सर्कल को देखना जरा ध्यान से, सर्कल को, सेमी सर्कल वाला केस को, पाई, अच्छा मतलब पाई हो तो सेमी सर्कल, पाई बाय 2, अच्छा पाई बाय 2 तो सेमी सर्कल। यार पाई बाय 2 कब होता है आर्गुमेंट? पाई बाय 2 कब होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट? अच्छा वाई एक्सेस पे हो तो अब एक बात बताना, अगर किसी का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 करना है तो वो ऐसे दिखना चाहिए ना, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए ना, समथिंग आयोटा प्योरली इमेजिनरी। अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस जेड बार क्या होता है? 0। दोनों को ऐड करके 0 आएगा ना। मतलब ये प्लस इसका बार क्या होगा? 0। बड़ा लगता है पी रखी है तुमने। तो अगर ये लोकस ऑफ जेड इज क्या होगा? बेटा सर्कल होगा, क्योंकि बेटा वो ये इसका इनका सम जो है 0 किया है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी में पाई बाई 2 भी हो सकता है आर्गुमेंट, माइनस पाई बाई 2 भी, दोनों कवर हो गए ना। तो ये कंप्लीट सर्कल है, सर्कल वेयर Z1 Z2 इज डायमीटर, है ना। Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन डायमीटर होती है ना। पाई बाई 2 वाला केस हो गया कोई, लिखो इसको भी।
लिख लिया क्या? सर्कल हो गया है, Z1 Z2 डायमीटर है। Z1 Z2 को डायमीटर देखकर तो मुझे और भी कुछ याद आ रहा है यार। लिख लिया क्या? डायमेट्रिक फॉर्म तो बचेगी ये भी सर्कल की। अगर भाभी जी का नाम और फोटो सबको यहाँ दिखा दो तुम तो छोड़ दूंगा मैं तुम्हें तुरंत। लिख लिया? लिख लिया? मैं कभी ऐसे कामों को मना नहीं करता है ना। बेटा अभी से सीखोगे तभी तो कॉलेज में अप्लाई करोगे। लिख लिया? चले आगे। एक बात बताओ, अगर ये डायमीटर है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। अरे सुन तो लो भाई, अगर ये डायमीटर है, मैंने बोला कि Z1 और Z2 एंड पॉइंट्स है डायमीटर के। बेटा अगर ये एक सर्कल है तो ये 90 डिग्री होगा क्या? हाँ सर। Z माइनस Z1 के मोड का स्क्वायर। ऐसा कुछ होगा क्या? है ना बेटा, ये एक बेस हो गया, एक को परपेंडिकुलर मान लो, ये हाइपोटेनस हो गया। सही बात है नहीं? तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हो या ऐसी इक्वेशन दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि Z का पहले वाले से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू उन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मतलब ये क्या है? सर्कल है जिसका डायमीटर Z1 Z2 है। सही बात है नहीं? वो राइट साइड में जो दिख रहा है ना Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर, वो एक कांस्टेंट की तरह दिखेगा, क्योंकि Z1 भी फिक्स पॉइंट है, Z2 भी फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो एक फिक्स वैल्यू हो जाएगी ना। तो आपको फीलिंग ऐसी वाली आनी चाहिए। अबे क्या हो गया? कुछ नहीं, गिर गया था। तो है ना, ऐसे दिखेगा वो जेड की एक पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट दिखेगा, है ना रियल में आपको। लेकिन उधर वाला जो कांस्टेंट है उसे समझना होगा हमें कि इन Z1 और Z2 की डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उधर का कांस्टेंट। सही है बेटा, अगर ऐसा होता है तो मतलब वो डायमेट्रिक फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां तक सर्कल है। क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, है ना बेटा, तो फिर और आगे की डिटेल पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आ रहा है? तो बड़ी अच्छी बात है। अरे पता है यहाँ पे तो ना, अच्छा एक मिनट रुको पहले।